हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी घटना चक्र की इस सीरीज़ में प्रीलिम्स 2026 की इस सीरीज़ में आज हम इंडियन पॉलिटी के 41 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज 40 क्वेश्चंस और इसकी थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले टॉपिक की थ्योरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 41 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इन चीज़ों को नोट करना होता है कि करेक्ट पूछ रहा है, राइट, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। सो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। वाई? बिकॉज जैसा कि दोस्तों आज की डेट में हम देखते हैं कि एनी वन हु इज़ 18 ईयर और अबव, ठीक है, तो वो क्या है, एलिजिबल टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एनी बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, क्लास, सोसाइटी, राइट, हर कोई इक्वली वोट के लिए एलिजिबल है। तो ऐसा पहले उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, एंड उसको हम क्या बोलते थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज, नॉट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द लिमिट एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। तो दोस्तों हम जानते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इलेक्शंस वहाँ पर कैसे हो रहे थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो कि लिमिटेड फ्रेंचाइज के द्वारा, जनता के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। जैसे आज की डेट में हमारे एमएलएज कैसे इलेक्ट होते हैं, एमएलएज डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ पर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएफ बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होते हैं वो एमएलए को वोट देते हैं, और एमएलए इन टर्न क्या करता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है या नहीं करता, वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। तो ऐसे ही वहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, बट जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था। एक बात तो ये हो गई, इससे हमारा ये वाला स्टेटमेंट निकल कर आता है। फिर बोला जा रहा है डायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पीपल, अगर ये पीपल हैं तो वो डायरेक्ट इनको नहीं चुन रहे हैं। वो किसको चुन रहे हैं, लोग तो एमएलए को चुन रहे हैं, एमएलएज को चुन रहे हैं, और एमएलएज इन टर्न राज्यसभा मेंबर्स को चुन रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इट वाज रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे क्यों। बिकॉज यहाँ में हमें अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ पे कांग्रेस थी, वहाँ पे मुस्लिम लीग थी, एंड अदर पार्टीज वर देयर। तो ये मल्टी पार्टीज डेफिनेटली थी, राइट। तो इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी। तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जैसे आज की डेट में हम पार्लियामेंट है तो बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, एंड उन कमेटीज़ के थ्रू हम वर्क करते हैं। कोई बिल पास होता है, कोई डिस्कशन होता है ना, चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, तो पार्टी कमेटीज़ हेल्प करती हैं। तो दोस्तों हम अच्छे तरीके से जानते हैं, आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारी कमेटीज़ थी। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटीज़ थी हमारे पास, ठीक है, तो उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऐसे बहुत सारी कमेटी थी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विच इज नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिले थे 9 दिसंबर 1946 को। As to its composition, the constitution was to be partly elected, आप देख लीजिए इसको, partly elected and partly nominated body। तो partly elected and partly nominated body थी ये, ठीक है। and the members were to be indirectly elected। members क्या थे, indirectly elect किया जाएगा, members को indirectly elect किया जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं that of the provincial assembly who themselves were on the limited franchise। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज हो रही थी, वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। देन इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी हमने देखा था, क्यों, यहाँ पर कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग एंड सम इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑल्सो गॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ यू कैन सी
Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of making constitution. Out of these, 8 were major committees and others were the minor committees. ठीक है, तो हमारी क्या थी, 8 हमारी मेजर कमिटीज थी और माइनर कमिटीज थी। तो दोस्तों पूरी तरीके से हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स, तो अगर आपको याद होगा तो आप आराम से रिकॉल कर लोगे। अगर याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो पुराने वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं, आपको आराम से रिकॉल कर लोगे, आपको हेल्प मिलेगी बल्कि। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं है ये चीज़ें, तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनको थोड़ा 1.5 या 2x की स्पीड में देखकर जल्दी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। जब भी ऐसे दिखेगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, पर्टिकुलरली इनकरेक्ट को, क्योंकि उसमें काफ़ी डेफिनेटली पूरा ऑल टुगेदर आंसर ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लेंगे। देखिए, अब हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, उसके बेसिस पर इसको हिट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे एंड फिर आंसर पर आएंगे। ठीक है, सो इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट आप तुरंत टिक कर दो कि हाँ ये सही है, बट ये इसमें आप देखिए, कोई आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज बहुत सारी थी, हमने ऊपर देखा ये 8 मेजर कमिटीज एंड सम माइनर कमिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रहा है, अभी मैं इसको इनकरेक्ट वाली कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, minority communities like Christian, Anglo-Indians and Parsis were adequately were adequately represented in the assembly। तो ऐसा बोला जा रहा है कि क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, पारसी सब लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड थे। इसको हम भी अभी सही मान के चलते हैं, देन हम ढूंढेंगे कौन सा इनकरेक्ट है। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेसिस था, और हमें ये पता है कि ये लिमिटेड फ्रेंचाइज पर बेसिस था, ये गलत स्टेटमेंट है। देन अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ एक्ट ऑफ 1935 विच अलाउड फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन टैक्स, प्रॉपर्टी एंड लिमिटेड क्वालिफिकेशन। आपको ऑलरेडी पता है कि लिमिटेड फ्रेंचाइज की बेसिस पर था, तो अगर आपको ये एक्ट याद नहीं भी है, स्टिल आप इसको बोल सकते हैं कि ये ठीक ही है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द मेजर सोर्स फॉर व्हाट, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर सोर्स है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, और अब आपको गलत स्टेटमेंट मिल चुका है, तो इनमें जो भी डाउट था वो खत्म हो चुका है। आंसर विल बी सी। ठीक है, सो आंसर हमारा सी आ जाएगा, यू कैन सी हियर। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए और कंसोलिडेट हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमारा क्या था, एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन और लिमिटेड फ्रेंचाइज था। याद रखिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाद का कॉन्सेप्ट है, उस टाइम पर नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज enables all citizens to involved in governance of their state based on limited suffrage। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, तो आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट, नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। सो डेफिनेटली आंसर इज सी अगेन, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिखाया था आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, मान लीजिए ये राज्यसभा जो यहाँ लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर हम इसको बोलें, तो ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स इनको इलेक्ट कर रहे थे। तो डायरेक्ट लोग इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को नहीं इलेक्ट कर रहे थे, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को कौन चुन रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर।
ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आसान हो गया, और हम हर जगह एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, अगर ऑब्वियस क्वेश्चन होगा तो वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए जल्दी से, कुछ इन्फॉर्मेशन और गैदर होने की संभावना लग रही है, तो पढ़ लेंगे। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, ये बिल्कुल ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आ रही है। एंड ईच प्रोविंसेस एंड ईच इंडियन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड टोटल नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:1,000,000, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, लक्ष्मीकांत की लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। तो हमारा कैसा था कि अगर कोई स्टेट छोटा है तो वहाँ पे कम नंबर ऑफ सीट्स होंगी, कोई स्टेट बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा सीट्स होंगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, और एक चीज़ और याद रखनी, क्या रखनी कि एवरी मिलियन पॉपुलेशन में हमने एक सीट एलोकेट की थी। तो ऑलवेज रिमेंबर 1/10 लाख, 1/10 लाख, ठीक है, 1,000,000 आप जो भी बोल सकते हो, दिस वॉज द सिनेरियो। ओके, एज अ रिजल्ट 292 members were elected through the provincial legislative assemblies, ठीक है। 292 members कहाँ से आ रहे थे, provincial legislative assemblies, and 4 members were represented the chief commissioner provinces, while the Indian princely states were allotted a minimum of 93 seats, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीट्स अलोकेट की गई थी, 93 सीट्स अलोकेट की गई थी। ओके, तो आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है यहाँ पर कि हमारे पास टोटल 389 सीट्स थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा याद रहे। टोटल 389 सीट्स, और यहाँ पर 292 + 4 ये क्या है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, दीज आर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और हमारे 93 सीट्स कहाँ से थी, फ्रॉम द वी कैन से प्रिंसली स्टेट्स। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये जल्दी से पढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, यू नो, provinces member of the constitutionally were from the provinces were directly elected by the people of the provinces, nominated by the Indian National Congress, नहीं, elected by the provincial legislative assembly। तो डेफिनेटली यही स्टेटमेंट है, अगेन वही सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ देख सकते हो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नाउ अगेन, so how were the members of the constituent assembly elected? तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पब्लिक, नॉमिनेटेड बाई कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाई द इंडियन रूलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला स्टेटमेंट क्या आता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगेन ये स्टेटमेंट सही हो गया, प्रोविंशियल, ठीक है। सेम क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो इट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नॉट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो हमारे फर्स्ट इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। B.R. अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो आप ये प्लीज़ याद रखना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे आप देख लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो फर्स्ट असेंबली थी, तो टेम्पररी ही वॉज द we can say the temporary he was chairing the constituent assembly elected Dr. Rajendra Prasad as a permanent chairman, ठीक है। फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन पूछा जा रहा है आपसे on 11 December 1946 and Dr. Rajendra Prasad name was proposed by J.V. Kripalani। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसने प्रपोज किया था, तो इट वॉज प्रपोज बाई J.V. Kripalani, ठीक है। नेक्स्ट, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो अब आंसर क्या होगा, 100% डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि हमने पहले ही देखा है ही वॉज अ टेम्पररी चेयरपर्सन, ठीक है। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज चेयर बाई अगेन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, आपको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो चेयरमैन अगर पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलेंगे। एज आई हैव, एक क्वेश्चन और भी ऐसा था, मैंने वहाँ पे बोला कि डॉक्टर अंबेडकर आंसर क्यों नहीं है, बिकॉज ही वॉज अंबेडकर वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास, अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, तो हम ऑलरेडी ये डेट देख चुके हैं 9 दिसंबर 1946। बस दोस्तों एक दो अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे जहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। जैसे हमने पढ़ लिया है कि इलेक्शंस कैसे हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, एंड डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी नहीं थी, राइट। तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें मदद मिल जाती है और अब फिर काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 December 1946. नीड नॉट टू एम्फेसाइज मच व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टैब्लिश दिसंबर 1946। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये घटना चक्र की बेस्ट चीज़ है, आपको बार बार याद करने में, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, इसलिए ये बेस्ट बुक मानते हैं यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते कि यूपीपीसीएस के लिए केवल, ये बाकी एग्जाम में भी इक्वली गुड है, यूपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सब सारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है, राइट। तो पर्टिकुलरली हम यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, एंड आई बिलीव कि जब हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो जो भी लोग इस सारे वीडियोस को देखेंगे उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। सो व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगेन 9 दिसंबर 1946, ठीक है, सेम चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट, अच्छा ये वाले इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, बिकॉज कई बार ना ये इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी, लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी या किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। सो द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगन ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है, एंड एंडेड ऑन 23 दिसंबर 1946। एंडेड के बारे में भी पूछा जा सकता है कभी कभी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको जनरली हर जगह नहीं मिलेगी। द सेशन वॉज अटेंडेड बाई 207 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू राज्यसभा वेबसाइट। तो 207 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हिडन इन्फॉर्मेशन है हम बोल सकते हैं। तो कंक्लूड कब हुई थी आपको ये तो याद हो चुका है, 9 दिसंबर 1946 को कन्वीन किया गया, फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, देन एंडेड ऑन 23rd, ठीक है, एंड 207 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। नाउ when did the Constituent Assembly meet for the first time, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन, घटना चक्र का फायदा हमें दोबारा से दिखता हुआ। resolution for giving a constitution of India was adopted by Constituent Assembly on तो अब ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947, राइट, 22 January 1947। तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब मिली थी उस पर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन देना है, वो रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो इट वाज द 22 जनवरी 1947। अब यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 a resolution for constitution of India was unanimously adopted by Constituent Assembly, which was presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, ठीक है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रपोज किया था, यूनिवर्सली इट वाज अडॉप्टेड एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय द JL नेहरू, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर कि रेजोल्यूशन फॉर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 January 1947, 22nd January 1947, and who proposed this, who moved this resolution, who presented this, so it is the Jawaharlal Nehru. Then you can see here who proposed the preamble before drafting committee of the constitution, तो आंसर इज अगेन द जवाहरलाल नेहरू, और ये इससे रिलेशन है डेफिनेटली, इसीलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रपोजल किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए। तो हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किन्होंने किया था ये प्रपोजल फॉर द प्रियम्बल। तो यू कैन सी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। Later, this objective resolution became the foundation of preamble of the constitution, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की preamble का ये फाउंडेशन बन गया। Now next you can see is 58 question. So who following presented the objective resolution? Answer is Pandit Jawaharlal Nehru, no need not to discuss. Then we have the next question. So next question क्या है,
in relation to formation of the Constituent Assembly, Constitution of India, which of the following statements are correct? So objective resolution, resolution of objectives by Nehru affected the making of the Constitution. तो ये स्टेटमेंट ठीक ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है. प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एम, ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एंड एम भी बोले गए हैं. देन पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, वी द पीपल ऑफ, स्टेटमेंट पढ़ोगे अगर प्रियम्बल का तो वहाँ पे लिखा हो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, republic, and to provide India the integrity, है ना, justice and all those aspect. तो we the people is the main thing, right? तो वो हमें वहाँ पर दिखता है. Then head of the state is elected by the people directly. हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, ये गलत स्टेटमेंट हो गया क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट? इनडायरेक्टली. कौन वोट करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वोट करते हैं. ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन. अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली बट बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव, which include elected members of both the House of Parliament and elected members of the State Legislative Assembly of all the states, including Union Territory. Rest of the three options are correct. Yes, definitely we are aware of. How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formation of Indian Constitution? So कितने सेशन कंडक्ट किए गए थे? तो वी हैव कंडक्टेड 12 सेशन. यू कैन सी हियर. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितना टाइम लिया था? ये देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पूछी भी गई है. तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट द हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. 2, 11, 18. ठीक है, 2, 11, 18, 2, 11, 18, इसको आप याद रखना. 2, 11, 18, 2 साल 11 महीने 18 दिन. During this period, there were 11 sessions covering a total of 165 days. Apart from these 11 sessions, one more session was held on 24 January 1950, in which the members appended their signatures. तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे, राइट. तो हमारे टोटल कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन. एंड बिलीव मी, दिस इंफॉर्मेशन विल अगेन नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक नॉर्मली. तो हम इसको देखते हुए दोबारा से बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पर गैदर कर रहे हैं, these आर वेरी यूनिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और कई बार वो नहीं मिलती है. ओके तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.